नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। धारा 370 जम्मू कश्मीर से जो केंद्र सरकार ने भारत की खत्म किया था, आज लगभग 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। यानी 370 के खिलाफ दायर हुई सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और अब इस फैसले पर फ्रीज होगा फिर अवनीश। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम जी। पुष्कर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार 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 जी। आइए सीधे जरा बाबा रामदास जी से पूछते हैं। बाबा जी 370 नो मोर खत्म जी। तो अब ये बताइए सर, वो तो पहले ही खत्म थी। ये लोग तो खाली रोराट मचा रहे थे, रुदाली चल रही थी। अरे भैया, आदमी जब मर जाता है तो 2-4 दिन जो है वहां दरवाजे पे एक तंबू तान के 4 कुर्सी 4 तोशक बैठा देते हैं। सब लोग आते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, इसे बैठते हैं। बहुत अच्छे आदमी थे, क्या हुआ था, चले गए। तो यही सब होता है। तो वो सब 10 उसके बाद 13 ही हो जाती है। तो मैं ये मानता हूं कि शायद आज 13 ही हो गई। हम मान लें इसको कि धारा 370 की 13 ही हो गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने खत्म किया, हालांकि 13 कब होती है वो तो अलग विषय है, उसका कोई पंचांग वगैरह होता है, लेकिन 4 साल के बाद ही सही। लेकिन श्राद्ध कर्म एक तरह से कहा जाए तो वो श्राद्ध का जो कर्म कांड होता है 370 का, वो पूरा हुआ। अच्छा बाबा जी, मैं सबसे पहले बाइट देख रहा था इस 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गुलाम नबी आजाद साहब की। गुलाम नबी आजाद साहब तो मोदी जी के बड़े परम मित्र माने जाते हैं। दोनों में आंसुओं की हिस्सेदारी है, एक दूसरे के लिए रोए गाते हैं। लेकिन गुलाम अली साहब भी कह रहे थे कि ये कश्मीर के लिए काला दिन है और ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा खराब है। तो मोदी जी के इतने परम दोस्त का भी ये रिएक्शन कश्मीर से ऐसा क्यों है? सर देखिए, समाज में एक कहावत, एक परिपाटी है कि यारी दोस्ती पक्की पर हिसाब अलग अलग। तो सर, गुलाम नबी आजाद साहब की और मोदी जी की दोस्ती पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु सर, अब वो कश्मीर की उनको नेतागिरी करनी है तो सर उनका तो हक है कि वो आर्टिकल 370 के हक में बोलेंगे, कश्मीरियों के अवाम की और इनकी उनकी हितों की बात करेंगे। सर, धारा 370 हटी है, उस पे आज अंतिम मुहर लग गई। जो थोड़ा बहुत रोने पीटने, छाती पीटने, मुहर्रम मचाने की गुंजाइश थी, आज के बाद वह भी समाप्त हो गई। तो सर देखिए, मैं इसको ना एक विधवा का प्रलाप मानकर, ठीक है यार, अब विधवा है, थोड़ा बहुत रोबे करेगी तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया। अच्छा ठीक है, आप जब ये कह रहे हैं कि विधवा प्रलाप है तो ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कांग्रेस का बड़ा लोग, इसीलिए मैं देख रहा हूं। देखिए दर्शकों, हम इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके क्या क्या बिंदु हैं, आप सभी जानते हैं। तो हम जरा आसपास के माहौल को अब 370 पर इस फैसले के बाद देख रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि लोग अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी से सवाल पूछ रहे हैं कि साहब, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था और कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड रहा है कि अगर वो सरकार में आती है तो 370 वापस ले आती है। क्या एक मजेदार बात और बताऊं आपको कि जो 2 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है बाबा जी, कि एक तो आप इलेक्शन करा लीजिए और दूसरा संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। तो इस पर तो सरकार पहले ही 2 बिल लेके आ चुकी है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लेके आ चुकी है ना। और मजे की बात ये देखिए कि आज फैसला आया और आज ही लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में वो टेबल्ड है पास होने के लिए। तो सरकार तो चुनाव की वहां तैयारी करा रही है। ग्राम सभा के यानी प्रधानी के और कुछ निकायों के इलेक्शन हुए भी थे। तो ऐसे में 370 के पूर्णतः खत्म होने के बाद जो राष्ट्रीयकरण हुआ है कश्मीर का, उसको सांस्कृतिक रूप से कैसे आप देखते हैं?
भाई भारत का एक ऐसा स्टेट जो अलग राज्य के हैसियत से ही न जी रहा था, बल्कि वहां के कानून भी अलग थे और भारत के बहुत सारे कानून वहां पर लागू नहीं थे। इसको कैसे देख रहे हैं आप बाबा जी? जी, मुझे लगता है कि बाबा जी का कनेक्शन जो है इंटरनेट का नहीं रहा। यही सवाल पुष्कर जी मैं अगर आपकी तरफ इसको बढ़ा दूं, तो सवाल आपने सुना ही होगा जो मैं बाबा जी से पूछना चाह रहा था, तो इसी सवाल को मैं आपकी तरफ अगर बढ़ाऊं दादा। देखिए, ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी मोहर लगाई जब भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को किया, उसको लेके जो है कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया और एक स्टैंड भी लिया। जैसा तुमने खुद ही कहा कि कांग्रेस ने तो ऑप्शन स्टैंड ये लिया कि हम मौका मिलेगा हमको तो हम जो है 370 वापस ले आए। तो यहाँ पर जो है जो आज मोहर लगी है उससे कह सकते हैं कि जो 15 अगस्त या इसको स्पष्ट रूप से कहें कि जिस वक्त कश्मीर के महाराजा ने जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत में विलय कराया था, उस वो जो विलय का जो पूरी प्रक्रिया जो है नहीं होने दी, चाहे कांग्रेस और कांग्रेस का जो का हित जिन लोगों से जुड़ा था जम्मू कश्मीर में, वो जो है जो कसर रह गई थी वो जो है खत्म हो गया। अब जो कोई स्पेस नहीं, अब जो है पूर्णता है, पूर्णता इस हिसाब से आप तुमने कहा कि भारत के संविधान पूरक की कई धाराएं जो है जम्मू कश्मीर में नहीं लागू थी 5 अगस्त 2019 से पहले तक। तो बेसिकली जब एकीकरण जो होता है उसका पहला तो होता है राजनीतिक ये होता है कि जो है जो भी भारत में कानून है वो वहां पर पूर्ण रूप से लगे, वो चालू हो गया। अब उसके साथ ये क्योंकि 7 दशकों का एक गैप है, तो जो राष्ट्रीयकरण है कि जो है वो जो है कि उससे नहीं होने वाला है किसी अध्यादेश से या किसी से लोकसभा में पारित किसी बिल से, नहीं, ऐसा नहीं। वो जो है प्रक्रिया लगेगी, वो जो है कि पहली प्रक्रिया यही होती है इलेक्शन। वो जो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, मैं समझता हूँ आगामी चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होगा विधानसभा का, वो पहला कदम होगा सकारात्मक, जम्मू कश्मीर का सांस्कृतिक रूप से भारत की संस्कृति में विलय। अच्छा, एक मिनट, आप यहाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आप जब कह रहे हैं कि वहां जो अब इलेक्शन होगा वो पहला कदम होगा, अच्छा ठीक है, पहला कदम उसको इस तरीके से मान लिया जाए कि 370 हटने के बाद जो जमीन बनी है राष्ट्रीयकरण की, यानी राष्ट्र शेष राष्ट्र के साथ मिलने की कश्मीर रियासत की, उस जमीन पर पहला कदम होगा। लेकिन एक चीज, आज 4 साल का वक्त है, 4 साल 4 महीने का वक्त हो गया जब 370 हटाया था संसद ने, ठीक है ना। करीब 4.5 साल का वक्त कोई कम नहीं होता है कि जहां किसी बात को लेके कहीं की अगर ना इत्तेफाकी है या नाखुशी है या कोई वहां के लोग कदम उठा नहीं रहे हैं, साथ चलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन 4.5 साल हो गए, जम्मू कश्मीर का आम नागरिक जिस तरीके से, न तो कोई आपको विरोध प्रदर्शन दिखे, जो लोग ये कहते थे कि हाथ जल जाएंगे, आग लग जाएगी, भारत टूट जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके उलट जो है वो सिविल सिक्योरिटी अगर बात करें तो वो बहुत बेहतर हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है, आतंकी घटनाएं बहुत बेहतर हुई, पत्थरबाजी इतिहास हो गया। ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि चुनाव भले एक पहला कदम हो, लेकिन बहुत सारे कदम खुद जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जम्मू कश्मीर ने शेष भारत की तरफ बढ़ा दिया है इस 370 के हटने के बाद और पूरे संविधान के वहां पर लागू होने के बाद? देखिए अवनीश, ऐसा है कि कहने के लिए अच्छी बातें हैं, ये सकारात्मक चिन्ह है मेरे लिए जो आप बता रहे हैं 4 साढ़े 4 साल में हुआ और आज जो है शांति है और जो है किसी तरह का जो है इस आदेश के विरुद्ध जो है कोई आदमी आता सामने नहीं दिखाई दिया।
लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जम्मू कश्मीर 1947 में विलय के बाद ही जो है एक अजीबोगरीब प्रक्रिया से गुजरा है। मतलब ये एक अनथिंकेबल चीज जो है उस 50 के दशक में मानी गई भारत सरकार द्वारा मूलतः, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे कि वहां का जो मुख्यमंत्री होगा वो जो है वजीर आजम होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा, उनका अलग झंडा होगा, और बाकी जगह 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनके 6 साल बाद होते हैं। तो ये जो अजीबोगरीब चीजें जो करी गई थी, उससे जो है कई पीढ़ियां गुजरी हैं। और उसका जब सबसे जब कुरूप पना जब 80 के दशक में शेख जब ये फारूक अब्दुल्ला आए हैं और वहां चालू हुआ है, और इस्लामिक आतंकवाद वहां पे धीरे धीरे पनपा है, कट्टरता बढ़ी, और 90 के बाद दशक में पलायन हुआ, जेनोसाइड हुआ वहां पे हिंदुओं का। तो उस चीज को भी हुए जो है 30 हो गए। तो इसके मतलब जो है कि उस काल में भी एक पीढ़ी से ज्यादा निकल चुकी। तो ऐसे समय में जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें तो केवल जो है काला साया ही देखा है 30 साल का, तो उसको तो 90 के पहले की स्थिति का भी आइडिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उनको एक कहना चाहिए कि एक अम्ब्रेला में के अंदर जो है उनको एक नई धूप दिखी है, तो उनको पहली बार छाते की आवश्यकता पड़ी है, और एक अलग छाते से जो है उस धूप को निहार रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक चीजें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि एक मूलतः एक चीज रह जाती है कि हमारा शासन हमारे द्वारा, हमारे लोग द्वारा, ठीक है। तो ये लोकसभा, ये इसकी लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही होती है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट करना भी कश्मीर को बाकी है, जम्मू कश्मीर। अच्छा, यहाँ फिर जरा सा या तो आपको याद दिला दूं, हालांकि इसमें खाली ऐड कर दूं कि अगर 370 हटने के बाद किसी तरह की कोई चुनावी कसरत, यानी मतदाता निकल के एक मतदाता सूची को देख के और जाए और किसी चीज के लिए, इलेक्शन के लिए वोट करे, तो ये ग्राम सभा का इलेक्शन और स्थानीय निकाय के चुनाव हो चुके हैं। और न सिर्फ हो चुके हैं, केवल कोरम पूरा करने के लिए नहीं हुए हैं, बड़ा उत्साह देखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण दादा, मैं एक बात रखूंगा सामने आपके, ये पंचायत चुनाव की और बाकी जो निकाय चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि एक नई खेप, नई लीडरशिप की निकल के आई, जो एक तरह से भारत के साथ, यानी शेष भारत के साथ, अपने भारत के साथ, यानी आप जो कह रहे हैं ना कि वो एक पूरी जहनियत में नहीं है, तो संभवतः एक ऐसी नई पीढ़ी, काफी यंगस्टर्स हैं उसमें, जो इस इलेक्शन की धारा में पहले ही शामिल हो चुके हैं। तो ये कुल मिला के आप एक जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो 90 वाला ये पूरा मामला और 80 के पूरा वाला मामला, 90 तक और उससे पहले ये भूल चुके हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो केंद्र सरकार ने पिछले 4.5 साल में करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी, देखिए, हम यहाँ बैठ के कानून की परिभाषा नहीं कर रहे हैं, वो तो कानून के जानकार लोग करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत क्या फैसला दिया, क्या नहीं दिया, उसकी मीमांसा हम नहीं कर रहे। लेकिन आखिर इतनी याचिकाएं देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा होगा कि 4.5 साल में देखा होगा कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो हक में है, हक में है, तो फिर वो ये फैसला आ गया। अच्छा, अब 2024 के मुहाने पे फैसला हुआ है, इसके कई पक्ष हैं। हमें अगर आपको मैं बताऊं तो पिछली जो वीडियो चर्चा हमने इसी प्रारंभ पे की, तो उसमें हमने यही ये बात भी उठाई थी कि मान लीजिए एक बार कोई फैसला उल्टा हो जाए, तो हमने ये माना था कि भाई इसके चुनाव पर क्या असर होंगे। वैसे अब ये बात कही जा रही है कि 30 सितंबर से पहले, अच्छा 30 सितंबर की मियाद भी आपको पता ही है कि वहां चूंकि ठंडा इलाका है, तो अक्टूबर के बाद कोई चुनाव जैसी एक्टिविटी कराना संभव नहीं होता है, तो संभवतः इसलिए वो 30 सितंबर की एक डेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दो चीजें मैं पूछूंगा आपसे, 370 के बाद जो आप कह रहे हैं पहला कदम होगा ये चुनाव, आप जम्मू कश्मीर का अब भविष्य कैसा देख रहे हैं? लोकतांत्रिक निर्वाचन, राजनीतिक भविष्य, पहली चीज। तब जबकि परसीमन नया हो चुका है,
सीटें अलग तरीके से समायोजित की जा चुकी हैं, आरक्षण एसटी-एससी का लागू हो चुका है, यानी जम्मू कश्मीर का चुनाव भी अब उसी तरह का चुनाव हो चुका है जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे तेलंगाना, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश। कैसा भविष्य अब आप देखते हैं अपने उस कहे पहले कदम के बाद? हाँ, तो एक्चुअली में जो पहला कदम जो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि जो ये चुनाव होंगे, ये चुनाव जो है उसी प्रक्रिया के अनुसार होंगे और वहां का मतदाता भी वही मतदाता होगा जो मतदाता शेष भारत में अब तक रहा। इससे पहले जो भी चुनाव वहां पर जिस तरह के चुनाव हुए हैं उसमें आप हमेशा ही जो है विशेषतः कहा जाए 2014 से पहले कि जितने जम्मू कश्मीर चुनाव हुए सभी जो है पे आरोप लगता रहा 7% 8% की वोटिंग पे जो है सरकारें होती रही और जो एक परिसीमन था वो चलता ही रहा और जो मतदाता थे वो जिनको मतदाता होना चाहिए उनको मतदान का जो है हक नहीं था। तो एक तरीके से बड़ा ड्यूबियस डेमोक्रेसी कह सकते हैं वहां पर रही है। इसलिए पहला कदम मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहली बार क्योंकि अब क्या परिणाम निकले कोई नहीं जानता, लेकिन क्योंकि जो है हर चीज बदली हुई है तो उससे जो कुछ निकल के आएगा वो भी एक विशेष होगा। जहां तक तुमने बात कही कि अभी जो है ग्राम पंचायत और लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, ठीक है निश्चित रूप से हुए, लेकिन वो शायद मतलब पार्टी के आधार पे नहीं थे। पहली बात तो ये था वहां पे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, पार्टी आधार पर नहीं थे लेकिन पार्टी समर्थन साफ तौर पर था और जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ। जब जो है किसी राज्य की राजनीतिक दल वो जब सामने आता है तब उसके जो है इश्यूज अलग होते हैं, उसका तरीका दूसरा होता है। वो अपने अंदर जो पहले से पनपी हुई लीडरशिप होती उसको लेके आता। जहां तक जो है नई धारा दिखी है तो एक चैलेंज होगा उन लोगों के लिए। तो ये बड़ा ही निश्चित रूप से एक बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ हम और आप गुजरने वाले हैं, स्वयं जम्मू कश्मीर की जनता गुजरने वाली। क्योंकि उनको भी नहीं, हमको तो आज मालूम है ना कि कहाँ कैसे वोट पड़ रहे हैं क्या नहीं पड़ रहे हैं, कौन किसे प्रभावित है, लेकिन जब वहां पर जो है जिसने कभी मतदान किया ही नहीं, जब पहली बार अपने को आएगा जो अपने लिए अपना विधानसभा का प्रतिनिधि चुनेगा, तो निश्चित रूप से वो इंटीग्रेशन जो है उसको तब पहली बार संपूर्ण लोकतंत्र का जो एहसास होगा, वही जो है प्रथम चरण होगा। ठीक है, आप प्रथम चरण कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बात कही अभी जिसने कभी मतदान किया ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन हुए कैसे नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए वोट पड़ने का ये कोई पहला मौका होगा। नहीं, पहले बात नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप कितना परसेंट वोटिंग होती थी, पहले ये देखिए ना। तो ये तो अब पता चलेगा ना कि अब कितने परसेंट वोटिंग होती है, ये तो आने वाले भविष्य में है। नहीं तो क्या ये नहीं, वो आपको इंडिकेटर मिल चुका है जिस तरीके से वोटिंग जो है आपके लोकल बॉडीज में ग्राम पंचायत में हुई। पहले तो गांव में वोट ही नहीं पड़ता था ना। मैं वही बात कह रहा था। हाँ जी, हाँ मैं वही बात कह रहा था कि पिछले 4.5 साल में कई कदम जम्मू कश्मीर के समाज ने, वहां के वोटर ने, वहां की जनता ने चल के दिखा दिया है कि हम बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका वो जो बढ़ रहे हैं उसकी पुष्टि जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को जो है भारत के संसद ने 370 खत्म कर दिया, उसकी पुष्टि आज हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी पुष्टि, आप जब पुष्टि की बात कर रहे हैं जी, पुष्टि की बात नहीं, उसको जो है उसकी जो है मोहर लगी है, उसकी सत्यता और प्रामाणिकता, संवैधानिकता और वैधानिकता सब पे लगी। तो इसी तरीके से मेरा कहना सर है कि अब जो है हमेशा जो है धारा 370 पहले जो एक डेट थी 5 अगस्त 2019, उसके बाद अब ये डेट आ गई है। अब जब पोस्ट इस जजमेंट के बाद देखा जाएगा और प्री जजमेंट के बाद देखा जाएगा, क्योंकि अब जो सारे दरवाजे बंद हो गए। इसी अनुसार जो है जब 2024 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा का चुनाव होगा, जो राज्य चलाने वाली बात है, वो किसी गांव को चलाने वाली बात नहीं है, ना ही किसी जिले को चलाने वाली बॉडी का चुनाव हो रहा है, वो राज्य चलाने की। तो वो जब होगा ना तो उसके परिणाम अलग टाइप के होंगे, जिस पे हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए उसको प्रथम चरण कहते हैं।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बात आपकी समझ में आती है कि एक पूर्णकालिक राज्य, यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है, जिस तरीके से बिहार है, जिस तरह से भारत का कोई और प्रदेश है, उसी तरह की स्टेटस में आने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए आगे आने वाली विधानसभा पहला अनुभव होगा, निश्चित रूप से पहला अनुभव होगा। और इस मामले में ये बात समझ में आती है कि वाक़ई लोकतंत्र अब दिखेगा ज़मीन पर कि भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर। बाबा जी हमसे नेट की वजह से थोड़ी देर के लिए बिछड़ गए थे। बाबा जी आपका फिर से बहुत स्वागत है। मैं आपका जो सवाल उस समय मैंने पूछा था उसी पर मैं पुष्कर दास से उनका वर्जन ले रहा था। तो आपके लिए एक नया सवाल मैं नया सवाल क्या एक नई दिशा की तरफ आपसे चाहूँगा कि उस तरफ की थोड़ी बात हो। जैसे मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि गुलाम नबी आज़ाद जी की मैंने एक बाइट देखी थी, मोदी जी के मित्र वो नाराज़ थे। खड़गे जी से लगातार सवाल पूछा जा रहा है यानी कांग्रेस को जिम्मेदार मतलब क्वेश्चनेबल इस समय कांग्रेस है क्योंकि उसका ऑफिशियल स्टैंड था कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो 370 वापस लेके आएंगे। लेकिन एक नई चीज जो इस पूरे उसमें दिखाई दे रही है 370 हट जाने के बाद कि अब तो भारत का हिस्सा हो गया, अब तो कोई मामला बचा नहीं, रिजर्वेशन भी हो गया, जितने कानून थे सब लागू हो गए, तो अब भैया कश्मीर का मुद्दा तो भारत के लिए खत्म हो गया जो इसके पास है। तो अब अगला चैप्टर कौन सा बाकी रह जाता है? पीओजे के? नहीं, पीओजे से पहले मैं एक बात आपको बताऊं, आज के फैसले से देखिए हम लोग पंजाब में रहते हैं तो ना पंजाब में हम लोग के दिमाग में या किसी इन्वेस्टर के दिमाग में एक खटका हमेशा रहता है, अरे यार भविष्य में पता नहीं क्या होगा, ये लोग कब खालिस्तान का झंडा लेकर खड़ा हो जाएगा, कोई 100-200 500 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो किसी भी शेकी ग्राउंड पे नहीं करना चाहता। सर आज जो आर्टिकल 370 का मसला हमेशा के लिए समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो नाउ कश्मीर इज नो मोर शेकी ग्राउंड। आज मैं कुछ जो सुपारी मीडिया के कुछ पत्रकारों के ना बड़े वक्तव्य सुन रहा था, लोग कहते थे कश्मीर का इंटीग्रेशन होगा, वहां पे जब आप हिंदुस्तानी जाके जमीनें खरीदा करेगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, अब हम भी वहां प्रॉपर्टी ले सकते हैं, शादी ब्याह होगा, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। तो सब मैं कहता हूँ कि साहब 19 से लेकर 23 4 साल का पीरियड कालखंड बहुत छोटा कालखंड है। जब इतिहास में जब ये बातें आज से 100 साल बाद दर्ज होंगी तब लोग 2005 अगस्त 2019 का नाम लिया करेंगे कि उस दिन स्वतंत्र भारत में पहली बार कश्मीर के इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई। सर आज से वो गति पकड़ेगा। और मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं और मेरे दो मित्र हम लोग आज से 3 साल पहले जम्मू कश्मीर के पत्नी टॉप नामक एक जगह में जमीन देखने गए थे। और आप समझ लीजिए कि जम्मू से मात्र 100 किलोमीटर दूर जो पहला बढ़िया हिल स्टेशन है उसका नाम पत्नी टॉप है। उस जगह की सबसे बड़ी खासियत है कि वहां वो हमेशा बादलों के बीच घिरा रहता है। बादल पता नहीं ऐसा क्या वहां पे ज्योग्राफिकल फैक्टर है कि बादल हमेशा जमीन पर रहते हैं वहां। इतनी खूबसूरत जगह है और टोटली शांत। वहां कश्मीर के आतंकवाद का कभी कोई असर नहीं रहा, 1990 के दशक में नहीं रहा। तो सर ये ताने देना कि कितने लोगों ने जमीन खरीद ली, अरे भैया थोड़ा ठंड रखो। आज के बाद आप देखिएगा कि कितने लोग वहां जमीन खरीदते हैं और कितने वहां पे हिंदुस्तानी जो है घर बनाते हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठा दी। अ, हम अभी पीओके जेके की तरफ नहीं जाएँगे, यहीं आ जाएँ तो मैं एक आंकड़ा बता दूँ। अगर साढ़े 4 साल में कुछ लोग ये कहते हैं कि किसने ज़मीन खरीद ली, तो अगर आंकड़े की बात करें तो सरकारी आंकड़ा यानी अधिकृत आंकड़ा 182 का है। 182 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद कश्मीर वैली में जाके ज़मीनें खरीदी हैं। और आप जैसा कह रहे हैं कि आज की निश्चिंतता के बाद ये रफ्तार बहुत तेज होगी, बिल्कुल, जी। और सर जहां तक पीओजेके की बात है, सर आज आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करें ना तो वो कैमरा ऑन कैमरा बेशक स्वीकार न करे पर वो जानता है कि भारत का कश्मीरी बहुत सुखी है। आज भारत के कश्मीर में जो डेवलपमेंट है, जो सुख शांति है,
सर जब से आर्टिकल 370 हटी है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि बेचारा हिमाचल का टूरिस्ट जो वो है ना पूरा सेटअप, वो रोता है कि कश्मीर खुल गया, लोगों ने हिमाचल आना बंद कर दिया। हिमाचल मनाली के लोग टूरिस्ट की शक्ल देखने को तरस गए, और उधर कश्मीर में ये हालत है कि ओवरबुक्ड। सर सीजन में कश्मीर में कमरा मिलना मुश्किल हो गया है, ये हालत है। तो सर पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान का कश्मीरी कितना सुखी है, कितना तेजी से डेवलप कर रहा है, क्या जबरदस्त वहां पे खुशहाली आई है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्या जबरदस्त टूरिज्म में ग्रोथ है, क्या जबरदस्त गवर्नेंस है, क्या सुख शांति है। तो सर पीओजी के वाले तो उस दिन को मना रहे हैं कि हे भगवान, हम कब इंडिया में शामिल होंगे। और एक बात बता दूं, पाकिस्तान में एक आम सेंटिमेंट है कि भारत को पीओजेके के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, थाली में परोस के यही पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट आपको पीओजेके थाली में परोस के देगी। और आज के बाद पीओजेके का धीरे धीरे भारत की तरफ खिसकना। सर आज पीओजेके का जो अवाम है ना, आज सचमुच अगर आप वहां पे कोई रेफरेंडम करा लेंगे तो पीओजेके का जो ओरिजिनल बाशिंदा है वो आज इंडिया में इंटीग्रेट होने के लिए तैयार बैठा है। वो तो मौका खोज रहा है कि कब हम भारत में शामिल हो जाएं, इतना बुरा हाल है। तो सर पीओजेके तो समझ लीजिए कि बस उसको भारत में मिलाने की देर भर है, सारी खाली घोषणा करनी है, उसके लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना है आपको। ठीक है, उसके लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना है, लेकिन मेरी एक चिंता, जब भी पीओजेके की बात आती है, मैंने अलग अलग लोगों से जब भी चर्चाएं की हैं, या मैं जब सोचता हूं, तो मुझे लगता है ठीक है साहब, पीओजेके तो हमको चाहिए, लेकिन ये सबको पता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको पता है कि पाकिस्तान ने जो उसके कब्जे वाला कश्मीर है, वहां की डेमोग्राफी किस तरीके से बदली हुई है। जो ओरिजिनल कितने हैं, कितने नहीं हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो ऐसे में एक सवाल किसी भी नागरिक के मन में ये उभर सकता है बाबा जी, कि साहब मान लीजिए कि पीओजेके हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो एक पूरी जो इन्वेंट्री आएगी अनवांटेड, उसको कैसे स्क्रीन आउट किया जाएगा? उसका क्या मेजर हो सकता है संभावित? सर मैं आपको बताऊं कि आज से 4-5 साल पहले, जबकि अभी 370 हटी नहीं थी, तब मैं एक बार कश्मीर लेह लद्दाख में तुर्तुक गांव गया था। मैंने आपको ये इंसिडेंट कई बार सुनाया भी है। तो तुर्तुक जो है वो बल्टिस्तान का इलाका है, और तुर्तुक त्याक्षी बोंगडोंग और एक और गांव, ये 1971 से पहले जो है ये पीओजेके में ही थे। फिर 71 के वॉर में इनको भारत ने युद्ध में 71 के युद्ध में अपने में मिला लिया था। तो तुर्तुक इज वन ऑफ द विलेजेस। तो इनकी रिश्तेदारियां आज भी गिलगित बल्टिस्तान पीओजेके में है, तो वहां से वो लोग आते रहते हैं, शादी ब्याह भी होता है। तो वो मैं जब उस गांव में गया तो मैं जिनका गेस्ट था, तो वो मुझे बताने लगे कि साहब वहां के लोग ये बताते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी पंजाबी स्पीकिंग लोग डेमोग्राफी चेंज करने के नियत से पाकिस्तान ने पीओजेके में बसाए हैं, वो एसिमिलेट नहीं हो पाए हैं। वो आज भी पंजाबी स्पीकिंग है, पहली बात। वो आज भी बल्टी लैंग्वेज नहीं, वहां की लैंग्वेज को बल्टी बोला जाता है, आज भी बल्टी लैंग्वेज उनकी नहीं है, बल्टी खान पान नहीं है। और बल्टिस्तानियों ने उनके दरवाजों पर ऐसे वो चिन्ह लगा के रखा है, दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। सर जिस दिन हरी झंडी मिलेगी ना, पीट पीट के भगाएंगे बल्टिस्तानी। देखिए आपको मैं याद दिलाता, 1971 में क्या हुआ था सर। 1971 में जो ये पंजाबी सेना है ना पाकिस्तान की, इन्होंने भी ढाका में बहुत जगह कब्जा, घर सब कुछ कर रखा था। जब 71 वॉर हुआ तो मुक्ति बाहिनी ने पीट पीट के भगाना शुरू किया सबको, है। तो सर जब
इसको भी हम बोलेंगे जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगी ना पीओजे में, तो हिंदुस्तान की सेना को कुछ नहीं करना पड़ेगा, गिलगिट बल्टिस्तान वाले लोग खुद उनको पीट के भगाएंगे और वो सब खुद भाग जाएंगे। पर ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि वहां का जो पाकिस्तानी, पंजाबी स्पीकिंग पाकिस्तानी जो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए सिर्फ बताया गया है गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में, वो भागने के लिए तैयार बैठा है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, और वो ठीक मोमेंट कभी भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा पुष्कर जी, अभी बाबा रामदास जी ने जो ये बात कही, तो ये चिंता हमेशा होती है और ये चिंता बहुत सारे लोगों की होगी कि कैसे आप फिल्टर करेंगे जो अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी अगर पीओजे के भारत में, जब भी, अगर क्या मतलब जब भी भारत में आएगा। तो एक तो ये हो सकता है कि ऑफिशियल लगा दिया जाए कुछ, जैसे एनआरसी वगैरह में है कि भाई फलाने साल से पहले का डोमिसाइल हो, है ना, ये या तो ये लगा दिया जाए, और या ये जो देशी तरीका बता रहे हैं जो कि बिल्कुल बांग्लादेश में देखा गया था, अनुभव किया गया था, तो ये दोनों तरीके अगर एक साथ मिल के काम कर लेंगे तो ये सवाल हल हो जाएगा कि कोई अनवांटेड भीड़ मजहबी टाइप की, क्योंकि डेमोग्राफी वहां की बदल दी है पाकिस्तान ने, तो ऐसा नहीं आ जाएगा। देखिए ऐसा है कि जो जिनको पाकिस्तान ने ऐसी चाहे पीओजे में या गिलगित बल्तिस्तान में बसाया, वो जो है सबसे पहला आदमी होगा भागने वाला वहां से। आपको एक इंसिडेंट याद होगा कि नीलम घाटी में जब बमबारी हुई थी और जब एनएच श्रीनगर इस्लामाबाद वाली रोड ब्लॉक कर दी गई थी, तो जाम लग गया था। जाम इसलिए लग गया था कि जितने बाशिंदे जो पंजाब एरिया था के यहाँ बसे थे, वो सबसे पहले मकान उन्होंने छोड़ा था, जगह छोड़ी थी। इसलिए जो है मुझे जो है लगता है कि जब वो एसिमुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही एसिमुलेट करेंगे। वो एक क्वारंटाइन पीरियड होता है। जब भी इस तरह चीजें होती हैं, वो एक उसको यूनियन टेरिटरी का चरित्र देके या कुछ लेके उसका क्वारंटाइन पीरियड होगा। उस क्वारंटाइन पीरियड में जहाँ मुझे तो आशा है कि इनके पास सब कुछ अब तक होगा, कौन कितने हैं वहां पे। और जैसा बाबा रामदास ने कहा, सबसे पहले बताने वाले भी जो ओरिजिनल बाशिंदा है वहां का, वही बताएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही है, क्योंकि उसकी संस्कृति, उसके संसाधन और उसका बोली, तीनों चीज छीनी वहां पे। तो ये जो है इतना बड़ा मसला मैं नहीं समझता हूँ कि होने वाला है। क्वारंटाइन पीरियड होगा, जैसे कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्वारंटाइन पीरियड ही कहेंगे इसको आप, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में हुआ है। तो ये क्वारंटाइन पीरियड होगा और ऐसे कोई नहीं आएगा। और मैं इससे एग्री करता हूँ बाबा रामदास से कि जो बसाए गए हैं इस पर्पज से, जो बसे हैं डेमोग्राफी चेंज में, सबसे पहले उन पे ही जो है लोकल जनता ही निपटेगी। भारत सरकार की मेरे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बाबा जी कुछ कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हो रहा था बंगाल में, तो मुझे एक बड़ा मजेदार तथ्य जानने को मिला कि हम लोग जो कहते हैं ना कि रोहिंग्या बांग्लादेश आके जो है बॉर्डर एरिया में सब बस गए हैं, उनसे सबसे ज्यादा परेशान हिंदू पॉपुलेशन नहीं है बंगाल की। जो बंगाल का ओरिजिनल मुसलमान है वो रोहिंग्या और बांग्लादेश से ज्यादा परेशान है, और वो खुद कहता है कि इसको निकालो। तो कल को सर अगर नौबत आई ना, तो चिन्हित करने का काम जो ओरिजिनल बंगाली मुसलमान है ना, वो बताएगा कि नहीं ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इसको भगाओ। सेम थिंग विल हैपन इन गिलगिट बल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद एंड पीओजे के। वहां का जो लोकल बल्टिस्तानी मुसलमान है ना, वो बताएगा कि ये पंजाबी लाहौर से आया था, इसको जबरदस्ती यहां बसाया गया, इसको भगाओ सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सर ने, जैसे पुष्कर दादा ने बताया, कि ये लोग उनसे ज्यादा परेशान हैं। ये इन्होंने उनकी वही जल जंगल जमीन जोरू हर चीज पे कब्जा किया है। ठीक उनके सारे हकों को उन्होंने खाया है। जी हाँ, आज गिलगिट बल्टिस्तान के डेवलपमेंट के लिए जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है, जो थोड़ा बहुत आता है, उसको वहां के वो पंजाबी स्पीकिंग मुसलमान ही एंजॉय कर रहे हैं। ये बेचारे तो भूखे मर रहे हैं।
तो वो तो खुद ही परेशान है सर, वो खुद ही मार मार के भगाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए आप। अरे अरे, इसका तो ऐतिहासिक मतलब आप देखिए कितनी साम्यता दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में भी तो यही हुआ था। सारे बंगालियों पर इन पंजाबी जो मुसलमान हैं पंजाब के, इन सारे पंजाबियों ने वहां पर जाके हर तरह का व्यभिचार किया। यहाँ तक कि मतलब बलात्कार और क्या-क्या किया, शारीरिक शोषण तक। तो ये तो फिर स्थिति बिल्कुल इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये बांग्लादेश वाली स्थिति होने वाली है। सर उसमें मैं एक चीज और याद दिला दूं आपको, जब जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए मनाया जा रहा था, तो जनरल मानेक शाह की तरफ से जो संदेश लेके गए थे, मेजर जनरल जैकब से या कौन थे, कुछ नाम भूल गया उनका मैं। तो जब हाँ नियाजी वही बिल्कुल नहीं मेजर। मान रहा था, जब नियाजी नहीं मान रहा था, तो उन्होंने एक ही बात तो कही थी कि देखो आज मैं तुम्हारी जो सेना है 90-93 हजार उसकी, और इसके अलावा जो तुम्हारी फैमिलीज हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो फैमिली क्वार्टर्स में, जो ढाका कैंटोनमेंट में जो फैमिलीज रहती थी, उनकी सुरक्षा की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर तुम सरेंडर करोगे तो तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी आर्मी वाइफ्स और तुम्हारी सेना को कोई उंगली नहीं लगा सकता। परंतु यदि तुमने सरेंडर नहीं किया, एंड इफ यू विल बी डिफीटेड इन वॉर, तो मुक्ति वाहिनी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी फैमिलीज का क्या हाल करेगी, फिर उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा। सर दिस वाज द पॉइंट वेयर नियाजी सरेंडर्ड। आप ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये पहले तो तथ्य वो है। कह रहा था कि नहीं मैं अंतिम गोली तक लड़ूंगा, तो बोला अंतिम गोली तक लड़ लोगे और अगर डिफीट हो गए तो फिर मुक्ति वाहिनी तुम्हारी बच्चों का, तुम्हारी बीवियों का क्या हाल करेंगे पता है ना। अच्छा, मुक्ति वाहिनी क्यों नहीं करती सर? 2 मिलियन से ज्यादा बांग्लादेशियों को, उनकी उनकी महिलाओं के साथ क्या किया था पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी ने, मुक्ति वाहिनी भूली थोड़ी न थी। तो सर आपको क्या लगता है गिलगिट बल्टिस्तान वाले भूल गए होंगे? सर ये बात बिल्कुल है। नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा बाबा जी, पुष्कर जी, क्या ही देखिए एक झटके में कैसे नैरेटिव बदलता है, कैसे चर्चाओं के, विमर्शों के विषय बदलते हैं कि क्या ही दिन थे जब उसी जम्मू कश्मीर से कुछ जो वहाँ के लोकतांत्रिक राजघराने जब मैं कहूँगा, तो महबूबा ने क्या कहा था कि हाथ जल जाएँगे, हैं, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और 4.5 साल का वो माहौल है, ना वो स्टोन पेल्टिंग है, ना कोई सड़क पे निकला। आज बल्कि अफ़वाह उड़ाने की प्रयास की गई। अब देखिए स्थिति ये तक पहुँच गई है गिरोहों की कि अचानक सुबह ये अफ़वाह उड़ाई गई कि वो जो फारूक अब्दुल्ला साहब के सपूत हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, उनको और ये बेगम को, इनको जो हाउस अरेस्ट कर लिया। बाकायदे जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब को आके स्टेटमेंट देना पड़ा कि ये सब अफ़वाह है और ऐसा कुछ नहीं है। तो स्थिति तो ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि लोग एन्जॉय कर रहे हैं। और आज बड़ी मज़ेदार बात मैंने सुबह समाचारों में देखी, एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी कश्मीर से कि सारे स्कूल खुले हुए हैं, ऑफिसेज़ खुले हुए हैं, ट्रैफिक बिल्कुल आम है, दुकानें खुली हुई हैं, बाज़ार सजे हुए हैं, हर तरह का कौतूहल जो एक सामान्य जीवन होता है, वो जी रहा है। संभवतः मुझे लगता है कि कश्मीर ने भी इस चीज़ को एन्जॉय किया। और ख़ैर एन्जॉय क्या किया है, एक ठो होता है ना, आपने तो पहले ही कहा था शुरुआत में कि ये तेरही हुई है 370 की। तो नाना जी तो पता नहीं कब के खत्म हो गए थे, तो अब ये हास-परिहास और एक तरह से श्राद्ध कर्म हुआ है। और उसके ऊपर नतीजा ये देखिए कि पिछले 40 मिनट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और 30 मिनट तक हम लोग 370 पे बतियाए, उसके बाद हम लोग पीओजे पे निकल पड़े, तो विमर्श कहाँ जा रहा है? अब तो मामला जो है मीरपुर मुजफ्फराबाद जा रहा है। जी, समाप्त करें। देखिए ऐसा है कि जो सुबह अफवाह फैली मुफ्ती महबूबा और इनकी उमर फारूक अब्दुल्ला की, प्रॉब्लम उनकी ये थी कि ये ट्वीट किया था उसने, मुफ्ती उन्होंने महबूबा ने, वो इसके विरोध के कि निर्णय आएगा, उनको मालूम था निर्णय जो है उनके पक्ष में शायद ना हो, तो इसलिए वो भीड़ जुटाना चाहती थी। लेकिन क्योंकि उनको कल रात के बाद ही पता लग गया था कि कोई उनके साथ आने वाला नहीं, तो वो उन्होंने अपने आप को स्वयं ही अपने कैद में दिखा दिया कि हमको निकले, नहीं तो हम तो निकल के आ जाते हो, हम जो है आग लगा देते, लेकिन हम क्या करें, अंदर बंद का
इसीलिए उसको प्रोपोगेट किया गया। ठीक। जहां तक इसका सवाल है कि जो श्राद्ध क्रम उसकी, तो मैं तो समझता हूँ चक्कर ये है कि गरुड़ पुराण नहीं सुना था कि रही रही हो गई थी, तो किसी ने याद दिलाया गरुड़ पुराण सुनना बाकी रह गया। तो आज गरुड़ पुराण जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सुना दिया है इन लोगों को। अब सबकी अपनी आत्मा तृप्त है, जिसको कहीं जा रहा है, जिस लोक में जा रहा है, और जिसको पिशाच के रूप में उल्टा बरगद में लटके रहना होगा, वो लटका ही रहेगा। अरे चलते चलते बाबा जी, बाकी सब तो ठीक है, कपिल सिब्बल साहब का ट्वीट क्या कह रहा है? कपिल सिब्बल साहब की 5-6 लाइनों का जो ट्वीट है एक्सपोस्ट, वो शुरू इस बात से होती है कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए हाँ, लड़ी जाती, तो मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट की अवधारणा में चले गए हैं, लेफ्ट मोड में। जी बाबा जी। मुझे इसमें एक और बड़ा मजेदार आज एक बात सुनने को मिली है कि एक लिब्रांडो सेक्युलर सुपारी बाज पत्रकार कह रहा था कि ये तो हिंदू जो है बेंच थी, उसमें एक भी मुस्लिम जो है जज नहीं था, एक दो तो मुस्लिम भी रखना चाहिए था, लेकिन बेंच में जो है रिलीजियस बैलेंस बना रहता, अगर वो भी होता एक आध तो इस फैसले की ज्यादा प्रमाणिकता या इस फैसले को ज्यादा सोशल एक्सेप्टेंस मिलती और कश्मीरियों के कलेजे पे थोड़ा सा मरहम लग जाता कि चलो भैया बेंच में एक आध मुसलमान चीफ जस्टिस भी थे। यहाँ तक बातें हो रही है। नहीं तो क्या राम मंदिर का जब जजमेंट आया था तो कोई मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बैठा था? बिल्कुल बैठा था। नहीं तो राम मंदिर, हाँ, एक चीज और, बीच में जो वकील साहब लोग थे जो उन्होंने रिटें लगाई थी तमाम 2 दर्जन के लगभग, तो बीच में ये भी इन लोगों ने प्रे किया था कि ये 5 बेंच की बजाय जो है थोड़ा सा लंबी चौड़ी बेंच कर दिया जाए, बेंच बढ़ा दिया जाए बड़ी बेंच के पास। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ना भैया ये नहीं होगा, हम 5 लोग जो है काफी हैं इसको सुन लेने के लिए। और जी पुष्कर जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली हारने के बाद जब रायता फैल गया है, अब उसके क्या करें, तो यही सब चीजें आएंगी कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हो गया वो हो गया, सुपर्दे खाक हो चुका है। अब उस पर मर्सिया पढ़ना चाहिए पढ़िए, ना पढ़ना चाहिए। अब समय पीछे पलट के नहीं आने वाला है, अब आगे। इसलिए तो अब मुझको तो ये लग रहा है कि ये सब अंतिम, मतलब इनको जो है कि कोई योनि भी इनको किस योनि में है वही मालिक है। क्योंकि अभी मैं खुद जैसे बाबा रामदास ने कहा कि ऐसे ही कुछ वेबसाइट में भी सुन रहा था, वहां पर जो है ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, बस रो नहीं पा रहे हैं ठीक बात है वहां पे। तो ये चीज चलता ही रहेगा। इसको हम लोग, ये हमारे कहना चाहिए हमारे उसके लिए है, उत्साह के लिए, हमारे उत्सव के लिए है। उनका रोना हमको कितना भा रहा है, अच्छा रहा। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ एक चीज की प्रशंसा करनी पड़ेगी चलते चलते, कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल वर्जन है, भारतीय जनता पार्टी ने न इसको सरकार की जीत बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे मौकों पर इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है पहलवान जी, बाबा जी, वो ये आया है कि साहब ये देश की जीत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, भारत राष्ट्र की जीत है, और हमारे संविधान की, हमारे संसद की और हमारे न्यायपालिका की जीत है। तो ये एक जो वर्जन है, और उसके बरक्स जो है वो किस तरह की बातें हो रही हैं। और खैर कपिल सिब्बल साहब के रिएक्शन में चलते चलते मैं अंतिम बात कह के इस चर्चा को समाप्त करूंगा। सुबह में हटते ही जैसे ही फैसला आया उसके 5 मिनट के अंदर एक बाइट में देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो वहां का बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट कोई अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। उसके बाद में जाके कपिल सिब्बल का वो ट्वीट या एक्स पोस्ट पढ़ा जिसपे उन्होंने कहा कि कुछ लड़ाइयां जो है वो हारने के लिए लड़ी जाती हैं। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, इसके आगे इसका रिव्यू होना है और ऐसे 1-2 ऑप्शन और बचे हुए हैं। तो अगर कुछ लोगों के पास अभी भी बाहर की फंडिंग मौजूद होगी प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो हो सकता है इसको जो है इसका रिव्यू पिटीशन और जो भी आगे टेक्निकल हो वो अपील करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब एक ऐसा तबका
जो वकीलों का तबका है वो भी अब सामने आके उस चीज को न सिर्फ समझ रहा है बल्कि एक शेष भारत के समाज के तौर पर उसको आगे बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। तो एक तरह से हम सभी को मुबारक कि आज हर खैर पुष्कर ने तो जो है फातिहा पढ़ने से लेके गरुड़ पुराण तक पढ़ा दिया, आपने जो है वो तेरही करा दिया। कुल मिला के ये है कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है, अब ये कागजों में नहीं, नारों में नहीं, हकीकत में है। बाबा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। पुष्कर जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को राष्ट्रीय एकीकरण की बधाई, जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत-बहुत बधाई। आप हमारे हुए, ये तो 4.5 साल हो चुके थे, लेकिन अब आप हमारे हैं, उसका दस्तावेज हमारे पास है जिस पर ठप्पा लग चुका है। बाबा जी पुष्कर जी आप दोनों को धन्यवाद।